दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो हीट से रिलेटेड है और वो फिजिक्स में आता है। तो जो आने वाले एग्जाम सीएचएसएल में है, जो जितना भी एग्जाम अभी बाकी है, जो अभी लॉकडाउन के चलते बंद हो गया था, तो उसमें आने एग्जाम में है वो जो इम्पोर्टेंट रखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जो रेलवे के एनटीपीसी वाला एग्जाम है उस पे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि क्योंकि जानते कि जीएस है जो सबका सेम ही रहता है। तो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो चलते हैं हमने अपने क्वेश्चन पे। और जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो भी मेरे यूट्यूब पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन का ऑप्शन बताते चलिए, जिससे कि आपको भी याद हो जाए। सिर्फ आपको इसको वीडियो को देखना है, देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का ये होगा ये होगा, क्योंकि एसएससी में सेम टू सेम रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉर्मली रिलेटेड टू। तो जो कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किससे रिलेटेड करता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ऑप्शन नंबर डी है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हैं कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हम लोग को बताता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वाई वाइट क्लॉथ आर कूलर एज कंपेयर टू ब्लैक क्लॉथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि जो व्हाइट क्लॉथ है वो क्यों है जो ज़्यादा कूल रहता है ब्लैक से। आप सब जानते हैं कि ब्लैक है जो गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट होता है, और वाइट है जो रिफ्लेक्टर होता है। वाइट लाइट है जो वाइट चीज पे अगर कोई भी लाइट जाता है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन पे यही दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि अर्थ इज अ, अर्थ है जो वो क्या है। अर्थ है जो बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट है। अर्थ जो है वो बैड ऑब्जर्वर है एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट्स वेवलेंथ। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है तो उसका हाईएस्ट वैल्यू होता है, तो उसका वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसा ही टेम्परेचर है जो इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपॉन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर रेडिएशन रीचेस टू देयर हाईएस्ट लेवल बट देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस एज वाइस वर्सा। यानी कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। चलिए फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर यहाँ पे है आपका। कह रहा है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट एट एनी टू सिस्टम। यहाँ पे एनी टू सिस्टम डिपेंड अपॉन, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल टेम्परेचर पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए कि बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे देख सकते हैं, सो डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल टेम्परेचर एंड देयर टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी पे डिपेंड करता है दो भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। अगर अगर हायर रहेगा तभी तो वो लोअर पे जाएगा। इसीलिए इंडिविजुअल टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, सपोज कीजिए इसका भी टेम्परेचर यहाँ सेम है यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पे आपका फ्लो कैसे करेगा, ये तो फ्लो नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर लो है तभी तो हीट है जो फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट देखिए यहाँ पे होता क्या है। प्लैंक कांस्टेंट होता है या एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट है एनर्जी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम लोग एच लेते हैं, एच ही है जो ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो इसका हम लोग को यूनिट पूछा है, तो एनर्जी बाई वेवलेंथ हो गया एफ। एनर्जी का क्या होता है आपका, एनर्जी का, एनर्जी का हो गया आपका जूल, और फ्रीक्वेंसी का होगा 1/s। तो एस ऊपर, एस का मतलब होता है टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड। ये हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
कह रहा है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं आप। द डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ पे आपको पहले तो पूछा था कि यूनिट क्या है, यूनिट तो आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे कि जूल पर सेकंड होता है। अब पूछ रहा है क्या कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डेरिवेशन अगर आपको पता होगा कि हम लोग कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा याद रखिएगा कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का, वो है जो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे कर रहा है, देखिए ए वाइट एंड स्मूथ सरफेस, यहाँ पे है ए वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, व्हाइट और स्मूथ सरफेस क्या होता है, वो बैड ऑब्जर्वर। अगर व्हाइट रहा तो मैंने आपको अभी बताया हूँ कि व्हाइट जब भी रहेगा तो बैड ऑब्जॉर्वर रहेगा, वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, बैड ऑब्जॉर्वर एंड द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ अ हीट, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट बहुत अच्छा करेगा। तो यहाँ पे हो गया व्हाइट को है जो बैड ऑब्जर्वर। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी क्या बोल रहा है कि द व्हाइट सरफेस एंड स्मूथ सरफेस इज अ बैड ऑब्जर्वर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, कह द हीट ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो हीट होता है वो किस पे है, जो डिपेंड नहीं करता है। तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है बी, पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट का जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते, एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है, कह रहा है द हीट ऑफ अ रिएक्शन, the heat of a reaction depend upon the physical condition of product, reactants, pressures and constant volume, not on the path by which final product is obtained। यानी कि जो हीट है वो डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग का जो प्रोडक्ट होता है उस पे, प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट ऑन द पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर में द हीट ऑफ रिएक्शन किस पे नहीं डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर बी, पाथ बाय विच फाइनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू विच प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जो सोल्डरिंग होता है हम लोग करते हैं दो मेटल को, वो किस पे डिपेंड करता है, इज पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ, क्यों पॉसिबल होता है, पॉसिबल इसलिए होता है कि कोहेजन का, मतलब कोहेजन प्रॉपर्टी के कारण ये डिपेंड होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सोल्डर ऑफ अ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू दी कोहेजन बिकॉज ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग ऑफ टू मेटल heat melt the solder metals and the solder metal due to capillarity enter into the narrow space। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कह रहा है which of the following characteristics is to be adopted to use a metal in the digestive ingredient। कौन सा कैरेक्टरिस हम लोग यूज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं मेटल को यूज करने डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट के बेस पे। तो हम लोग जो करते हैं वो करते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, हाई स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, टू यूज अ मेटल एज अ डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट इट हाई स्पेसिफिक हीट इज रिक्वायर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन अ कोल्ड कंट्री वाटर पाइप गेट बस्टेड मीन्स जो जो अगर बहुत आप जानते हो कि कोल्ड कंट्री में क्या होता है कि जो पाइप होता है वो फट जाता है। क्यों फट जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला तो ऑप्शन है बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंडेड, दूसरा ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर पाइप, थर्ड है ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंडेड। आपको पता ही होगा कि आइस को अगर हम लोग शीशे के बर्तन में रखते हैं तो शीशे के बर्तन फूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो आइस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाता है, मीन्स उसका जो पार्टिकल होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ता है तो वो है जो फैलने का कोशिश करता है, तो इसलिए शीशे के बर्तन में
शीशा का बर्तन फूट जाता है, इसलिए हम लोग शीशे के बर्तन में कभी बर्फ नहीं जमाते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इन अ कोल्ड रीजन विच टेम्परेचर बिकम लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस देन वाटर गेट फ्रीज एंड बिलो 0 डिग्री वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टार्ट इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टार्ट इंक्रीजिंग, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ देम इनफ स्पेस एक्सेसिव प्रेशर एक्ट ऑन इट एंड वाटर पाइप गेट बर्स्टेड। यहाँ पे आप वही समझ गए होंगे मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे है जो वाटर आइस की और मतलब कन्वर्ट होने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं, इन वाटर इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द हैंड पंप इज हॉट बिकॉज। देखिए यहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छा से समझता हूँ। कहता है ना कि जब आप देखते हो कि जाड़े के सीजन में है जो पानी गर्म निकलते हैं और गर्मी के सीजन में है जो पानी ठंडा निकलता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जो हम लोग अर्थ का जो अंदर का टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट है और बाहर का टेम्परेचर हमेशा वैरी करता है, वैरी क्यों करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। सपोज कीजिए विंटर के सीजन में क्या हुआ, टेम्परेचर अगर मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है और वो अंदर का टेम्परेचर है वो कितना है, वो हमेशा मान लीजिए उसके कंपेरिजन ये 15 या नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि आपका 20 डिग्री मान लीजिए कि 20 डिग्री रहता है ये अंदर, और ऊपर में का टेम्परेचर जाड़ा में क्या हुआ 4 डिग्री सेल्सियस। अगर ये पानी इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 डिग्री है 20 डिग्री है, तो इसके कंपेरिजन में ये क्या है, ये गर्म है, तो ये अंदर से जो पानी निकलेगा वो गर्म निकलेगा। अब यही क्या होता है समर सीजन में, देखिए क्या होता है समर सीजन में क्या होगा कि सपोज कीजिए अंदर का टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री था, लेकिन समर सीजन में तो 20 डिग्री तो नहीं रहेगा ना, 40 रहेगा, 30 रहेगा, 35 रहेगा, 50 रहेगा, 20 डिग्री तो नहीं रहेगा, क्योंकि गर्मी है तो 20 से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो गया, ये ठंडा है, 20 डिग्री कम है, और ये 35 डिग्री है। तो हमेशा हम लोग को क्या होता है कि गर्मी के सीजन में होता है जो पानी हमेशा ठंडा निकलेगा, और गर्मी और ठंडा के सीजन में पानी हमेशा गर्म निकलता है। तो यही है यहाँ पे। तो कह रहे हैं इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट फ्रॉम हैंड पंप इज हॉट बिकॉज क्योंकि इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वही रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है लेक फ्रीजेज इन कोल्ड कंट्री इन विंटर लिविंग द वाटर अंडरनेथ एट। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन कोल्ड कंट्री in winter temperature becomes so cool and 0 degree Celsius water get freeze but 4 डिग्री Celsius the water at rate remain as liquid। जो अंदर का पानी रहता है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, वो किलोवाट आवर आपको पता ही होगा एनर्जी का यूनिट है। इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना होता है, इसका वैल्यू हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या है। देखिए 1 किलो, किलो का हो गया 1000, और वाट आवर का होता है वाट, वाट यानी कि 1 किलो वाट कितना वैल्यू होता है 1000, और आवर का क्या होता है 3600 सेकेंड होता है। तो आप दोनों को इंटू करिएगा तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। यहाँ पे आप याद रखिएगा ये वैल्यू हमेशा पूछेगा आपको, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल वाला। The temperature at which the reading of both Fahrenheit scale and Celsius scale are same, वो होता है -40 डिग्री टेम्परेचर पे। आप इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट अगर मान लीजिए एफ है तो सेल्सियस स्केल 9/5, इसका रिलेशन याद रखिएगा 5/c प्लस 32। यहाँ पे अगर मान लीजिए सेल्सियस का वैल्यू 18 दिया हुआ है तो आप 18 से इंटू करके इसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट का दिया तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 40 डिग्री रख दीजिएगा दोनों, यहाँ पे 40 रख दीजिएगा तो फ़ारेनहाइट भी 40 -40 होगा, ये भी -40 होगा। अगर -40 रखेंगे तो यानी कि ये दोनों टेम्परेचर पे है जो इन पे टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट होता है, मीन्स सेम रहता है। चलिए आते हैं, रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम द कंटामिनेशन बिकॉज। मतलब रेफ्रिजरेटर है जो फूड को खराब होने से क्यों बचाता है, क्योंकि जो लोअर टेम्परेचर पे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं
लोअर टेम्परेचर पे होते हैं। बैक्टीरिया और फंगस है जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए है जो हम लोग रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो तो आपको पता ही है कि 7-8 मिनिमम रहता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया इनएक्टिव होता है इसीलिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, ह्यूमिडिटी है जो हमेशा है जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में करा है टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज यूज। लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने में हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? हम लोग प्रिंसिपल यूज करते हैं एडिबैटिक डिमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। इसको समझ लेते हैं होता क्या है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच लीड्स टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इन दिस प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्टेन मटेरियल सर्व्स टू द लोअर टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कोई भी मटेरियल का, उसको है जो रिमूव कर दिया जाता है ड्यू टू द लोअर टेम्परेचर। इसीलिए टू प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज यूज, हम लोग को ऑप्शन नंबर डी एडिबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। 21 में करते हैं द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। जो रेट है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो फैक्टर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग पे। चलिए इस पे यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। चलिए बाय न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन एरिया डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमेशा टेम्परेचर फ्लो कैसे करता है, हायर टू लोअर। तो यहाँ पे कह रहा है इफ थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी इज द रेट ऑफ द कूलिंग, देन द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे आप समझ गए होंगे द रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। चलिए और है यहाँ पे आपका, हाँ, थर्मा इज ए यूनिट ऑफ, आपको पता ही होगा थर्मोमीटर हीट से रिलेटेड है, यानी कि इसका यूनिट क्या है, हीट। वाई बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 23 देखिए, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज कर जाता है? अगर हम सपोज कीजिए हम पहाड़ पे चले गए, वहाँ पे बॉइलिंग वाटर, अगर मान लीजिए बॉइलिंग वाटर हम लोग को पता है कि वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहाँ पे बहुत कम होता है, वहाँ पे आपको 60 डिग्री सेल्सियस में ही पानी है जो बॉयल करने लगता है। वो क्यों करने लगता है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, boiling point of water decreases with altitude because with increasing high atmospheric pressure decreases, atmospheric pressure decrease हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस वाटर ऑफ इक्वल इक्वल क्या वॉल्यूम के इक्वल करता है। सपोज कीजिए वाटर ये इसमें अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट डाला तो इसका जो जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही वाटर डिप्रेस करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1/g/c इज स्ट्रिक्टली वैलिडेट एट। डेंसिटी ऑफ वाटर है जो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही है जो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे आप सब समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है 4 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वाटर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। डेंसिटी ऑफ वाटर इसी पे है जो स्ट्रिक्टली वैलिड करता है। ऑप्शन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। वाई क्लाउड्स आर फ्लोट इन एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में क्लाउड क्यों फ्लो करता है? क्योंकि उसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए फ्लोट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि clouds are formed by the combination of thousands of small particles of water of ice. Density of this particle is so low that they can easily float in water due to the condensation water drops from। समझ गए क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का क्लाउड है जो किससे बनता है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ वाटर और आइस से बनता है। तो जब भी इसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है, इसीलिए वो है जो फ्लोट करता है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज मोर बर्न। कौन सा सबसे ज़्यादा बर्न करेगा? बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम जो इसका स्पेसिफिक लैटिन हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
Steam causes more burn because it contains latent heat of vaporization, and latent heat is the amount of heat required to change 1 gram of mass without any change in the temperature. यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27। चलिए इतना ही क्वेश्चन था जो आपको डिस्कस करना था, और भी क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसका पूरा सीरीज चलेगा, मैं पूरा इसको बताऊंगा, प्रीवियस का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा यूट्यूब चैनल पे, मीन्स मेरे चैनल पे। और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिजिक्स का हो गया, फिर केमिस्ट्री का हो जाएगा, बायोलॉजी का होगा, सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो भी नए होंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो को। और मैं मैथ वैथ का भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।